हेलो दोस्तों, मैं तरुण पाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैं काफ़ी लंबे समय अंतराल से अपनी सभी क्लासें अपने चैनल पे आपके चैनल पे मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था किन्हीं कारणों के चलते और जीवन की व्यस्तता को देखते मैं सभी क्लासें समय पे नहीं डाल पा रहा था। परंतु अब जैसे कि आगामी एग्जाम हमारा यूपी पैट, लेखपाल और यूपी पुलिस, ठीक है, या एसआई, यानी कि जहां भी हिंदी को पूछा जाता है, जिस भी एग्जाम में अगर हिंदी को आता है तो मैं अपनी तरफ से यह कोशिश करूंगा कि जिस लेवल की हिंदी पूछी जाती है मैं अपनी तरफ से, और मेरा संपूर्ण यही कोशिश रहेगा कि मैं आपको उसी लेवल का हिंदी पढ़ाऊं और सीधे हम लोग फैक्टों पे बात करें। ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं हम फैक्टों पे बात करें। कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप क्लास लेने के बाद में आप प्रैक्टिस सेट्स को लगाइएगा और मैं कह सकता हूं डेफिनेटली कि आप कोई भी क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो अब हम दोस्तों यहाँ अल्टरनेट डे में अपनी क्लासें सभी क्लास एक क्रमबद्ध तरीके से हम अपलोड करेंगे यहाँ। और दोस्तों हम संपूर्ण हिंदी को जानेंगे कि हिंदी को कैसे और क्यों पढ़ा जाता है और किस तरह से क्वेश्चंस हिंदी में हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिएगा। देखो, सबसे पहले हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को आपने ना जाने अनेकों बार पढ़ा है, परंतु आपने उस टॉपिक को तो पढ़ा है, लेकिन उस टॉपिक की गहराइयों में हम लोग जाएंगे और डीपली, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। यह क्लास दोस्तों एकेडमिक लेवल, मैट्रिक लेवल और कॉम्पिटेटिव लेवल, यानी कि तीनों माध्यमों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस क्लास को बच्चे जो मैट्रिक लेवल में है, जो एकेडमिक लेवल में है, या जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, तो वो सभी इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं संज्ञा। क्या दोस्तों? संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो नाउन बोलते हैं। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों, लेकिन यहां से इतने क्वेश्चंस बनते हैं जो इतने ज्यादा डीप पूछते हैं, परंतु हम उनका उत्तर, सही उत्तर खोजने में असमर्थ रहते हैं। तो हम क्यों असमर्थ रहते हैं, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे और उन फैक्ट पे बात करेंगे जो फैक्ट एग्जाम में हमको फंसाते हैं। ठीक है, तो काफी एनालाइज करने के बाद में मैंने पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया है और विस्तार पूर्वक काफी पढ़ा है, और मैंने देखा है इसमें कि कहां से और क्या, कैसे, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरली अगर हम देखते हैं तो यानी कि संज्ञा हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। संज्ञा, तो संज्ञा क्या है? यानी कि इस संसार में जो भी आपको दिखता है, इस संसार में जो भी आपको दिखता है दोस्तों, वह सब क्या है? हमारा संज्ञा है। वह सब क्या है? संज्ञा है। कुछ भी छोटे से लेके और बड़ी वस्तु जो भी है वो सब किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर हम उसको बात करें डिफाइन का, तो उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर सबको मेनली देखा जाए तो जो भी संसार में, इस वातावरण में जो भी हमारे चारों तरफ है, वो सब क्या है दोस्तों? संज्ञा है। तो अगर हम मेनली इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को, आदि के नाम, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा, ये डेफिनेशन आप ना जाने कितने बार पढ़ चुके होंगे साथियों। मेरे दोस्त, आप इस डेफिनेशन को बहुत बार पढ़े होंगे, यानी कि आप इस डेफिनेशन को थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब देखो, कोई वस्तु, अभी जैसे मैं एक वस्तु का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे हाथ में क्या है? ये कलम है, ये मार्कर है। तो यह क्या है? कलम है मेरे हाथ में। तो कलम क्या है दोस्तों? कलम एक वस्तु है। प्राणी, यानी कि जो सजीव होता है, जिसके अंदर जान होती है, जिसके अंदर सांसें होती हैं, वो क्या होता है हमारा? वो प्राणी होता है। जैसे मैंने कहा राम, या मैंने कहा रमेश, ये सब क्या है? एक प्राणी है दोस्तों, इनके अंदर जान है। ठीक है, तो यह भी क्या है? प्राणी है।
आगे स्थान, मैंने आपसे कहा ताजमहल, ताजमहल यह भी क्या है दोस्तों, एक स्थान का नाम है। ताजमहल एक जगह का नाम है। भाव, भाव क्या, जैसे खुश, दुखी, मोहब्बत, खुश, दुखी, मोहब्बत, ये सब क्या है साथियों, ये मेरे प्यारे साथियों यह सब एक भाव है। क्या है, ये सब एक भाव है। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीजों को। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु में जैसे मेरे हाथ में कलम है, प्राणी जैसे राम, रमेश या अन्य कोई भी नाम आप ले सकते हैं उसका। ठीक है, स्थान जैसे ताजमहल, यह क्या है, एक स्थान है। भाव, खुश, दुखी, मोहब्बत, ये सब क्या है, या प्यार, मोहब्बत क्या उर्दू का शब्द है दोस्तों, उर्दू फारसी का शब्द है मोहब्बत, प्यार। ठीक है, तो आदि ऐसे शब्द जहां भी आपको देखने को मिलते हैं तो यह सब किसके अंतर्गत आते हैं प्यारे साथियों, यह सब एक संज्ञा है। क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे अगर हम फैक्ट पे बात करते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि मूल रूप से संज्ञा, मूल रूप से संज्ञा, मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको उत्तर देना है कि मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। ठीक है, मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा, ये जो दो प्रकार की संज्ञा होती है, दो प्रकार की संज्ञा में दोस्तों सबसे पहले आ जाता है हमारा यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, चीजों को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो आप हमेशा मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है, आप हमेशा यही उत्तर देंगे। ठीक है, कौन कौन सा होता है, यथार्थवाचक संज्ञा। अब इतना हमने पढ़ा यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिएगा आगे हम चर्चा करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे कि दो रूप से मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की तो हो गई है, हमने देख भी लिया है, नीचे लिखा है दोस्तों यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइएगा अब देखते हैं यथार्थवाचक संज्ञा क्या है, यथार्थवाचक संज्ञा क्या है प्यारे दोस्तों, क्या होता है यथार्थवाचक संज्ञा। देखो, यह दृश्यमान होती है, यह दृश्यमान होती है। यथार्थवाचक संज्ञा दोस्तों दृश्यमान होती है, परंतु भाववाचक संज्ञा अदृश्यमान होती है, अदृश्यमान होती है। अब ये दृश्यमान और अदृश्यमान क्या है भैया, ये चीज तो समझ में ही नहीं आई हमको। अब देखिएगा, दृश्यमान, दृश्यमान क्या होता है, जिस चीज को हम अपनी आंखों से देख सके वो दृश्यमान कहलाता है, और जिस चीज को हम अपनी आंख से ना देख सके वो अदृश्यमान कहलाता है। ठीक है, तो यथार्थवाचक संज्ञा दृश्यमान होती है जबकि भाववाचक संज्ञा अदृश्यमान होती है। याद रखिएगा दोस्तों और ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। मैं कहता हूं अगर आप लिखेंगे भी नहीं, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप मैं आपको क्लास के अंदर ही समझा पाऊंगा। ठीक है, आइएगा अब आता है कि दृश्यमान दृश्यमान और अदृश्यमान, यानी कि यथार्थवाचक संज्ञा को अगर हम पहचाने तो यथार्थवाचक संज्ञा क्या होता है, दृश्यमान होती है, जबकि भाववाचक संज्ञा अदृश्यमान होती है। ध्यान रखिएगा, ये कोई यथार्थवाचक का भेद नहीं है, ये कोई यथार्थवाचक का दृश्यमान कोई भी भेद नहीं है, नहीं है, ये सिर्फ एक की पॉइंट है जो हमें समझने में मददगार साबित होता है। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स को, जो चीजों को समझने में मददगार साबित होता है, इसलिए दृश्यमान और अदृश्यमान शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। चलिएगा अब आइएगा, देखिएगा दृश्यमान क्या होते हैं। अब दृश्यमान की बात करेंगे, दृश्यमान क्या होता है, जिनका दृश्य रूप होता है।
ठीक है, जो अभी मैं इस पे बता चुका हूं कि जिनका दृश्य रूप होता है वो दृश्यमान होते हैं। अब दृश्य रूप किस किस संज्ञा का होता है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले होता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्यमान रूप होता है। इसके बाद में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसका भी दृश्यमान रूप होता है। हम एक एक करके सभी पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्त, ठीक है, घबराइएगा नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, आगे आता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, या अगर इसका हम दूसरा नाम देखें दोस्तों तो इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, और जो अंतिम आता है दोस्तों, अंतिम होता है हमारा समूहवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, ठीक है, समझ पाए होंगे दोस्तों। तो यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं दोस्तों। यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं, हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं, ठीक है। जो दृश्यमान होता है, ये की पॉइंट है, ये दृश्यमान है दोस्तों, की पॉइंट है, दृश्यमान है, ठीक है। इसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। आइएगा अब अदृश्यमान। अदृश्यमान क्या होता है? ये सिर्फ भाववाचक होता है। अदृश्यमान सिर्फ भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अदृश्यमान सिर्फ भाववाचक होती है, ठीक है। इतना समझ पाए हैं आप? चलिएगा आगे कुछ पॉइंट और नोट करते हैं। अभी एक एक करके सभी पॉइंट्स पे चर्चा हम करने वाले हैं प्यारे साथियों। एक एक करके सभी पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा आइएगा देखते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन से यहाँ ऐसे भी बनता है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी कि कुछ विद्वानों ने माना कि प्राचीन हिंदी के अनुसार, कुछ विद्वानों ने हिंदी का डिवाइडेशन किया कि प्राचीन हिंदी के अनुसार भाई साहब संज्ञा के तो 5 भेद हो रहे हैं। अब हमें नहीं पता जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है उसके अंदर हिंदी के कितने भेद हो रहे हैं, उसके अनुसार हिंदी के कितने भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। इतना आई होप आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। चलिएगा इसको मैं अब संपूर्ण तरीके से मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट। आगे हम लोग नेक्स्ट पे चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा अब आते हैं भाई, प्राचीन हिंदी के अनुसार तो देख लिया, लेकिन अब आधुनिक हिंदी के अनुसार भी दिखाइएगा जरा भैया थोड़ा सा, ठीक है, कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। समझ पाए दोस्तों? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखो मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब प्राचीन हिंदी के अनुसार, सॉरी मैं पॉइंट लिखना भूल गया कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं, लेकिन तो जस्ट उसी के ऊपर मैंने लिखा हुआ था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और हमारा समूहवाचक संज्ञा और हमारा पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये 5 भेद हमारे होते हैं। चलिएगा आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आइएगा दोस्तों अब इन तीनों भेद पे हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। विस्तार पूर्वक हम इन तीनों को जानने वाले हैं कि ये कौन कौन से भेद हमारे होते हैं, ठीक है। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार विद्वानों ने माना कि सबसे पहले फर्स्ट पे आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक
वाचक संज्ञा। फिर सेकंड पे आता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर थर्ड पे आ जाता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा। चलिएगा, अब दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? अभी हम सिर्फ चीजों को समझ रहे हैं प्यारे साथियों, अभी हमने चीजों को सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक है, अभी कुछ भी आपको नोट नहीं करना है। जिसको भी अगर नोट करना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा दोस्तों, मैं नोट्स की पीडीएफ दोस्तों डाल दिया करूंगा। ठीक है, चलिएगा आइएगा। अब आता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया यह दृश्यमान होती है। यह संज्ञा क्या होती है दोस्तों, दृश्यमान होती है। प्लस मैंने इसमें जोड़ दिया है, यह सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों सदैव एक वचन होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होगी, यानी कि यह सदैव ऑल टाइम सिंगुलर होगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद में यह दुनिया में विशेष होगी, यह दुनिया में विशेष होगी, दुनिया में विशेष होगी, या इसको कह सकते हैं हम कि ये अकेली होगी, ये अकेली होगी। हम एक एक करके बड़े अच्छे से दोस्तों इस चीज को समझने वाले हैं। बिंदास रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। आपका एक भी डाउट इस क्लास से संज्ञा के, आज हम जैसे टॉपिक संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उससे बाहर तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितना हम पढ़ रहे हैं अगर एग्जाम में उतने में से कहीं कुछ आता है तो यहां से बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं दोस्तों। ठीक है, अब दृश्यमान भी होगी भाई साहब, सदैव एक वचन भी होगी, दुनिया में विशेष या अकेली भी होगी। तो ऐसी कौन कौन सी संज्ञाएं होती है? जैसे देखो, किसी स्थान का नाम ले लो, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, यही तो महाकुंभ लगा था दोस्तों। फिर उसके बाद में मेरठ, भाई यार दुनिया में विशेष ही तो है, अकेला ही तो है, ऐसा कोई और मेरठ थोड़ी है, या ऐसा कोई और प्रयागराज थोड़ी है। ठीक है, जैसे रमेश, समझ पा रहे हैं ना, रमेश, तो भाई जिस रमेश की मैं चर्चा कर रहा हूं, रमेश नाम के तो इस संसार में अनेकों व्यक्ति मिल सकते हैं, लेकिन जिस रमेश की मैं चर्चा कर रहा हूं उसके जैसा कोई और व्यक्ति नहीं मिल सकता। वो अपने आप में एक विशेष व्यक्ति है, वो अपने आप में इस दुनिया में क्या है दोस्तों, एक विशेष है और एक अकेला व्यक्ति है। ठीक है, नाम के तो अनेक हो सकते हैं डेफिनेटली दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे आई होप। चलिएगा, रमेश हो गया, उसके बाद में दोस्तों जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल हो गया, फिर उसके बाद में जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। अब आप कहोगे सर ताजमहल जैसा तो ताजमहल मिल सकता है क्योंकि फोटो में मिल जाता है, या मैं कहीं मेले घूमने के लिए जाता हूं तो क्या होता है कि हमें ताजमहल तो मेले में बिकता है और हमें वो मिल जाता है। तो दोस्तों जिस ताजमहल, उस ताजमहल के अनेकों रूप नहीं है दोस्तों, वह क्या है, वह मनुष्य के द्वारा एक क्या है, एक नवनिर्मित चीजें हैं दोस्तों। क्या नवनिर्मित चीजें हैं, परंतु जिस ताजमहल की मैं बात कर रहा हूं और उसी ताजमहल को आप भी समझ पा रहे हैं, तो उसके जैसा कोई और अजूबा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जिस माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो आपने उस माउंट एवरेस्ट को तो देखो अपनी बुक्स में, फोटो में बहुत देखा होगा, परंतु उस माउंट एवरेस्ट की तरह कोई और माउंट एवरेस्ट नहीं है, उस माउंट एवरेस्ट की तरह कोई और ऐसा नाम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा, माउंट एवरेस्ट हो गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा। तो चलिएगा दोस्तों, यह भी क्या होती है दोस्तों, यह भी दृश्यमान होती है मेरे प्यारे साथियों, दृश्यमान होती है। आगे बहुवचन बना सकते हैं, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है मेरे साथियों, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे और भी होते हैं, इसके जैसे अन्य अन्य भी होते हैं, इसके जैसे अन्य भी होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अब दृश्यमान तो है लेकिन बहुवचन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, दृश्यमान तो है, बहुवचन भी बनाया जा सकता है और इसके जैसे अन्य भी हो सकते हैं। जैसे, अब हम जैसे पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों, जैसे कुत्ता, ठीक है, जैसे
लड़का, ठीक है, जैसे लड़की, जैसे लड़की, और जैसे पहाड़, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, सपोज दैट मैं और आप घूमने के लिए जा रहे हैं, मैं और आप घूमने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, और रास्ते में हमें कुत्ता मिला, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अरे यार कुत्ता है। अगर हम आगे जाएंगे और हमें और कोई अन्य कुत्ता मिल गया, तो उसको तो हम शेर नहीं बोलेंगे ना, उसको तो हम शेर नहीं बोलने वाले, बोलेंगे तो उसको भी ही कुत्ता, ठीक है। तो इसके जैसे रूप अनेक है। कुत्ते का भी बहुवचन बनाया जा सकता है, कुत्ते, ठीक है। तो दोस्तों जो हमने देखा, और उसको हम देख भी सकते हैं, वो दृश्यमान भी है। तो जो हमने देखा वो निश्चित था ना, यानी कि वो दृश्यमान, कुत्ते को हमने देखा, वो दृश्यमान है। उसके बाद में बहुवचन हमने बना दिया कुत्ते, ठीक है। उसके बाद इसके जैसे अन्य अन्य भी हमने देख लिए। लड़का, लड़के का बहुवचन भी बनाया जा सकता है, ठीक है। लड़के का बहुवचन भी बनाया जा सकता है, लड़के, ठीक है। उसके बाद अभी 4 लड़के खड़े हैं, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, 4 लड़के खड़े हैं, हमने कहा यार यहाँ 4 लड़के खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में हम वहां से आगे निकले, आगे 20 लड़के खड़े हैं, तो हमने कहा यार यहाँ तो 20 लड़के खड़े हैं। तो संख्या में परिवर्तन हुआ, लेकिन हमने लड़के को देखा, उसके जैसे अन्य भी थे, उस टोली के जैसे अन्य भी टोलियां थी, चाहे नंबर ऑफ ज्यादा वहां बॉयज थे, ठीक है। आगे लड़की, तो दोस्तों बहुवचन भी बनाया जा सकता है, लड़कियां, ठीक है। उसके बाद में हम देख भी सकते हैं, जैसे पहाड़, तो पहाड़ क्या है, पहाड़ अपने आप में क्या है, उसके जैसे अन्य पहाड़ भी होते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आप यह समझ पाए होंगे, ठीक है। तो हमेशा जातिवाचक संज्ञा का, और अगर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्धारण करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं दोस्तों कि आप किस प्रकार करेंगे, आप इस प्रकार करिएगा, दृश्यमान होते हैं, एक वचन होते हैं, क्योंकि यहाँ हमें ये टॉपिक लगता बहुत इजी है, बहुत आसान लगता है संज्ञा, लेकिन जब हम इसको बड़ा डीपली पढ़ते हैं, अभी आज हमारी पहली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे, लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे, तो मैं कहता हूं दोस्तों कि हम लोग जरूर फंसेंगे, लेकिन आपको आपका भाई छोटा बड़ा यहां पढ़ा रहा है, तो हम लोग नहीं फंसने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे, अब आता है भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा, जैसे दोस्तों मैंने लिखा था, भाववाचक संज्ञा क्या है, मोहब्बत, मोहब्बत, ठीक है। आगे नफरत, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है, जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे किस मूवी का सॉन्ग है, ठीक है। शादी में जरूर आना, अगर आपने ना देखी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि देखिएगा उसको, जब भी आप अगर जीवन में टूटे, ठीक है, तो ऐसी मूवी को देखिएगा जो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करती है दोस्तों। चलिएगा, मोहब्बत, नफरत और बुराई, और बुराई, मोहब्बत, नफरत और बुराई, ठीक है। देखो इसको अगर हम की पॉइंट से देखें, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये अदृश्यमान है, अदृश्य मान है, ये क्या है, अदृश्यमान है दोस्तों। फिर एक वचन होती है, अभी बात करेंगे, डाउट मत लाना माइंड में, डाउट मत लाना माइंड में, जो आप सोच रहे हो मैं वहीं पे चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। अदृश्यमान होती है, एक वचन होती है, और इसको प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, इसको प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, ठीक है, इसको प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। ये क्या, हम भाववाचक संज्ञा के बारे में दोस्तों बातें कर रहे हैं, ठीक है। देखो अदृश्यमान होती है, हम उसको देख नहीं सकते, एक वचन होती है, तो मोहब्बत, नफरत, बुराई एक वचन हो गया, ठीक है। प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, तो मोहब्बत को तो हम प्लेट में परोस नहीं सकते दोस्तों। हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूं, ठीक है, तो वो मेरा एक भाव है, लेकिन आप कहो कि जो आप मुझसे प्यार करते हो उसको एक प्लेट में लाके और मेरे को दे दो,
तो भाई ऐसा तो डेफिनेटली कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया अगर हम अलंकार पे जाके चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार, चीजों को बड़ा चढ़ा के कहना कि आपने कहा भाई जो आप मुझसे प्यार करते हो उसको एक प्लेट में लाके परोसो, कि नहीं हो सकता है। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, तो भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये तो कवि ने रचनाएं की है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के उसको अतिशयोक्ति अलंकार में पहुंचाया है ताकि कवि उसमें सुंदरता दे सके, या कवि उन शब्दों में सुंदरता दे सके। ठीक है, चलिएगा, प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। नफरत, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ मैं आपसे। आप अगर सामने वाला मुझसे कहे कि आप मुझसे कितनी नफरत करते हो, उसको एक प्लेट में परोस दो ना, तो क्या मैं उस नफरत को प्लेट में परोस सकता हूँ? हाँ, आपको फील हो सकता है, आपको मेरी नफरत से फील हो सकता है, लेकिन मैं उसको कदापि प्लेट में नहीं परोस सकता। आगे, बुराई, तो आप मेरी बुराई करते हो या मैं आपकी बुराई करता हूं, परंतु हम उसको प्लेट में नहीं परोस सकते। वो क्या है? एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञा को कभी भी प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। यह अदृश्यमान होती है, इसको देखा भी नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है दोस्तों, और यह एक वचन होती है। परंतु पहुंच गए ना जहां आप पहुंचने वाले थे, या जहां आप इतने समय से पहुंच रहे थे, मेरा एक वचन को लिखते ही आपके पेटों में क्या हो गया कि यार ये तो गलत पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम धीरे धीरे जब हम कॉन्सेप्टों को क्लियर करेंगे तो आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो एक वचन। अब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन भी बनाया जाता है या जा सकता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन भी बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का भी बहुवचन बनाया जा सकता है या बहुवचन बनाया जाता है, परंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम भाववाचक नहीं बना सकते। इस बात को आप नोट कर लेना दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लेना कि हम एक वचन का बहुवचन नहीं बना सकते हैं। हम जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना सकते हैं, हम भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना आपको? ठीक, चलिएगा, जैसे अब भाववाचक बनाएंगे, बनाया हमने मोहब्बत का मोहब्बतें, हमने बनाया नफरत का नफरतें, और हमने बनाया बुराइयां, बुराइयां। ठीक है, तो दोस्तों इनका भाववाचक बनाते ही यह हमारा जातिवाचक संज्ञा में पहुंच जाती है। भाववाचक बनाते ही, सॉरी, बहुवचन बनाते ही, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाते ही यह किस में पहुंच जाती हैं? जातिवाचक में पहुंच जाती हैं। और हम सबसे ज्यादा यही फंसते हैं दोस्तों, हम सबसे ज्यादा यही फंसते हैं कि जब हमें भाववाचक में बहुवचन दिया होता है, हमें जब भाववाचक में बहुवचन दिया होता है और हमें अच्छे से पता होता है कि यह भाववाचक है और भाववाचक से इसका बहुवचन बनाया गया है, परंतु हम फिर भी एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो हम गलत करके क्यों आते हैं? क्योंकि हमने चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा होता, हमने चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा होता दोस्तों। क्योंकि याद रखिएगा, भाववाचक में संज्ञा का बहुवचन बनाते ही वह संज्ञा जातिवाचक में पहुंच जाती है, फिर वह भाववाचक नहीं रह जाती। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो आई होप प्यारे साथियों आप इस चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैंने वह संपूर्ण प्रयास किया आपको समझाने का जिससे कि आप समझ सकते हैं आसानी से दोस्तों। ठीक है, आइएगा अब हम लोग एक एक करके नेक्स्ट चर्चा करेंगे दोस्तों, हम एक एक करके नेक्स्ट चर्चा करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों हम किसको लेंगे यहाँ? हम किसको लेंगे प्यारे साथियों? सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे नंबर एक पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चीजें आपको समझ आ चुकी है। अब कुछ ज्यादा
आपको डिफिकल्ट नहीं। चलिएगा प्यारे साथियों, अब कुछ भी ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, समझिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखो, वह संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी विशेष व्यक्ति, समझिएगा, समझाएंगे इसको, व्यक्ति, स्थान, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, स्थान या वस्तु का नाम बताती है, का नाम बताती है, क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, विशेष एक बहुत मस्त शब्द आया है, विशेष, ठीक है ना, मस्त शब्द आया विशेष, समझिएगा। विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का नाम का बोध करा रही है, तो वह सब क्या है दोस्तों? वह सब क्या है? वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइएगा इसके उदाहरणों को जानते हैं और अच्छे से समझते हैं दोस्तों उदाहरण के बारे में। जैसे ताजमहल, जैसे ताजमहल, जैसे दिल्ली, जैसे यमुना नदी, ठीक है, जैसे यमुना नदी। जैसे शहर के नाम की बात करें, हैदराबाद, राज्य के नाम की बात करें, उत्तर प्रदेश या यूके, सॉरी इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, उत्तराखंड, ठीक है। रमेश, पृथ्वी, रमेश, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की बात करें, ठीक है। देश की बात करेंगे तो जैसे भारत, और अगर महीनों की बात करें जैसे चैत्र, ठीक है। चलिएगा, आइएगा दोस्तों चीजों को समझते हैं उदाहरण में। जैसे ताजमहल, अब ताजमहल क्या है? अपने आप में एक विशेष है, एक विशेष क्या है? एक विशेष वस्तु है ताजमहल। क्या बोलोगे, बताओ क्या है ताजमहल? क्या, एक विशेष स्थान का नाम है दोस्तों। ताजमहल एक स्थान ही तो है। क्या बोलोगे, बताइएगा, बताइएगा। अगर आप समझदार है तो यही तो क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्जाम में फांसते हैं, यही तो क्वेश्चंस आते हैं जो हमें एग्जाम में फांसते हैं। अभी देखो, फंसे ना आप कि ताजमहल क्या है? भाई ताजमहल क्या है? व्यक्ति है, ताजमहल कोई स्थान है, ताजमहल कोई वस्तु है, बताओ ना फिर क्या है? ठीक है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? विशेष स्थान है दोस्तों, विशेष स्थान है, उसके जैसा कोई और नहीं है, उसके जैसा कोई और नहीं है। और यमुना नदी, देखो नदियां तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन यमुना नदी के जैसा और कोई नदी नहीं है, उसका पर्टिकुलर अपना एक नाम है। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद क्या है दोस्तों? एक स्थान है, उस हैदराबाद की तरह और कोई हैदराबाद नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश, भाई यूपी जैसा, यूपी जैसा कोई यूपी थोड़ी होगा। उत्तराखंड, तो भाई उत्तराखंड के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता अन्य, ठीक है। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। रमेश, रमेश क्या है? कोई एक विशेष व्यक्ति है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है बच्चों, ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी क्या है साथियों, मेरे प्यारे दोस्त? पृथ्वी एक ग्रह है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? ग्रह है। आगे भारत, देश पे आ गए हम, देश की चर्चा करें। भारत क्या है? एक विशेष देश है, ठीक है। चैत्र क्या है? चैत्र क्या? माह के नाम होते हैं दोस्तों, महीनों के नाम होते हैं हिंदी में। हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार हिंदी में चैत्र क्या है? एक महीना है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, वैसे ही हम हिंदी में पढ़ते हैं चैत्र, माह, फूस, आगन करके, ठीक है। चलिएगा, समझ पाए होंगे दोस्तों, ये विशेष चीजें होती है। नंबर 2 पे आ जाता है अब हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। चलिएगा, अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? वह संज्ञा, वह संज्ञा जो
किसी की, जो किसी की जाति या उपजाति, जाति या उपजाति का बोध कराए, का बोध कराए, का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अब जातिवाचक संज्ञा के अगर हम उदाहरणों की बात करें, जातिवाचक संज्ञा के अगर हम उदाहरणों की बात करें, चलिएगा, अच्छा ठीक है, समझाते हैं। अभी डाउट है कि हमें थोड़ा सा समझाइएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, अगर इतना ही डीपली पढ़ रहे हैं। चलिएगा, इसको समझाते हैं। देखो, किसी विशेष प्राणी की बात हो रही है। अभी क्या है, अभी क्या है, देखो जैसे ये, सॉरी, ये एक मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है, मेरे हाथ में यह एक मार्कर है। इस मार्कर पे दोस्तों इसकी कंपनी यानी कि इसके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। इस मार्कर पे इसकी कंपनी, इसके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। तो ये देख लीजिएगा, इसके ब्रांड का नाम है दोस्तों, देख लीजिएगा आप, इस पे इसके ब्रांड का नाम है। तो मैं कहता हूं कि दोस्तों मार्कर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे मेरे हाथ में 3 मार्कर्स है, ठीक है, मेरे हाथ में 3 मार्कर्स है। हो सकता है कि ये अलग अलग कंपनी के हो सकता है कि ये अलग अलग कंपनी के हो, ठीक है। तो मार्कर तो बहुत सारे हैं लेकिन अलग अलग कंपनी के हो। तो मार्कर, अगर हम मार्कर की बात करेंगे तो उसका संज्ञा अलग होगा, परंतु जातिवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए दोस्तों हमने इस ब्रांड के नाम को पढ़ लिया और मैंने क्या दिया कि ये फ्लेयर का पेन है या फ्लेयर का मार्कर है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं कहूं मार्कर तो वो कुछ और संज्ञा होगी, लेकिन मैंने कहा फ्लेयर मार्कर तो क्या, मैंने ब्रांड का नाम लिया और ये ब्रांड अपने आप में ब्रांड है दोस्तों, इसके जैसा कॉपी ब्रांड और कोई नहीं है, ठीक है। चलिएगा, आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी दोस्तों। जैसे मैंने कहा अभी ये टी शर्ट है मेरी, ठीक है, दिख रही है ना आपको, अब कंपनी का ब्रांड का नाम आपको दिख रहा होगा, ये टी शर्ट है, ठीक है, इस पे इसके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जारा। मैंने कहा टी शर्ट, तो टी शर्ट तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैंने कहा ये टी शर्ट जारा कंपनी का है, तो कंपनी जारा एक ही है, ठीक है। कॉपी पेस्ट हो सकता है, लेकिन मैं जिस ओरिजिनल जारा की बात कर रहा हूं वो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने कहा आइसक्रीम, अब आइसक्रीम की कंपनी का नाम ले लो, तो आइसक्रीम तो बहुत सारी कंपनियों में हो सकती है, लेकिन अगर हम आइसक्रीम की कंपनी का नाम लेंगे, कहेंगे ये इस कंपनी की आइसक्रीम है या इसका मेकर्स ये है, तो जब हम मेकर्स की बात करेंगे तो वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे करके हम पहचानते हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उदाहरण की बात करेंगे जातिवाचक के, जैसे जैसे नदी, जानवर, देखते रहिएगा, नदी, जानवर, अध्यापक, अध्यापक, मंत्री, नदी, जानवर, अध्यापक, मंत्री, वकील, वकील, आम, सेब, लेखक, वकील, आम, सेब, लेखक, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना दोस्तों। लैपटॉप, मोबाइल, डायरी आदि एक्सेट्रा, समझते हैं, यहीं से समझेंगे दोस्तों। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाँ दिख रहा है, प्राकृतिक आपदाएं भी, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं या आपदा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत
आती हैं। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, यह पॉइंट आपको नोट करना है, ये पॉइंट आपको नोट करना है प्यारे साथियों, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, इतना समझ पाए हैं दोस्तों? चलो सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि कैमरे में मेरा चेहरा बहुत काला आ रहा है और इतना काला मैं हूं नहीं, ठीक है। तो थोड़ा लाइटिंग का इशू हो गया है दोस्तों, वेदर खराब हो गया है इसलिए लाइटिंग का इशू थोड़ा हो गया है। हम यहीं से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर देंगे, क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट कर देंगे क्लास को। जैसे नदी हो गया, जानवर हो गया, अध्यापक। तो दोस्तों नदिया का कोई, अब नदी का कोई नाम नहीं है, अब नदी का कोई नाम नहीं है, बहुवचन भी बनाया जा सकता है जिस तरह से हमने चर्चा की थी नदियां। आगे जानवर, तो जानवरों बहुवचन भी बनाया जा सकता है प्यारे साथियों। और जानवर की अन्य बहुत सारी क्या होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, जैसे गीदड़ हो गया, जैसे बिल्ली हो गई, जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है। अध्यापक, तो अध्यापक भी क्या आता है जातिवाचक में, पता नहीं भाई मेल है या फीमेल है, पता नहीं किस विषय का अध्यापक है, वह हिंदी का है, वह इंग्लिश का है, वह उर्दू का है, फारसी का है या चाइनीज भाषा का है, ठीक है। वकील, वो वकील की भी बहुत सारी क्या होता है दोस्तों, सरकारी है, प्राइवेट वकील है, सिर्फ लेखाकार का वकील है, ठीक है। मंत्री, अब वो पता नहीं कौन से विभाग का मंत्री है। आम, पता नहीं भाई कौन सा आम है, किस प्रकार का आम है। सेब जातिवाचक में आता है, लेखक जातिवाचक में आता है, लैपटॉप जातिवाचक, मोबाइल जातिवाचक, डायरी जातिवाचक और एक्सेट्रा, ठीक है। प्राकृतिक, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं सब की सब किस में आती हैं प्यारे साथियों, सभी की सब हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो आज हमने दोस्तों यहाँ व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा को देखा, इसकी रूपरेखा को देखा, और स्टार्टिंग से थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ दोस्तों फैक्ट पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्यारे साथियों कि मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक संज्ञा दृश्यमान होती है, जबकि इसको हम देख सकते हैं, जबकि भाववाचक संज्ञा दृश्यमान नहीं होती प्यारे साथियों, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि प्यारे साथियों क्या होता है, क्या बताया था मैंने आपको, हाँ, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जबकि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्यारे साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्यमान होती है, एक वचन होती है और विशेष ही अपने आप में अकेली होती है। जबकि हमारा जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, यह भी दृश्यमान होती है और यह अन्य भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद में दोस्तों हम लोग ने पढ़ा कि क्या हमने पढ़ा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को हम प्लेट में नहीं परोस सकते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा को हम प्लेट में दोस्तों नहीं परोस सकते हैं, उसका बहुवचन बनाते ही भाववाचक का वह जातिवाचक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको यह सब समझ आया होगा। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, या आपको जहां भी कोई भी कमी लगती है तो आप उसको दोस्तों जरूर बताइएगा, और सुझाव दीजिएगा दोस्तों कि आपको क्लास कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम मोटिवेट हो और दिन प्रतिदिन आपके लिए दोस्तों, अभी अल्टरनेट डे में आपसे प्रॉमिस किया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर आप सभी प्यारे दोस्तों का अगर साथ बना रहा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। फिर अल्टर डे में नहीं, हम फिर क्रमागत दिन में इसको लेके आएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपके साथ में लाइव भी जुड़ेंगे दोस्तों, कोई भी एक टाइम फिक्स करेंगे और लाइव जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करेंगे दोस्तों। बस आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, अभी हम विदाई लेते हैं सभी साथियों से, तो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों सभी साथियों को नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव, और मिलते हैं सभी साथियों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।